दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम कभी कोर्ट में होते हैं, क्योंकि मैं अक्सर जो वीडियोस आपके लेकर आता हूं वो लेकर आता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर, जो हम कोर्ट में करते हैं या हमने जो कोर्ट में देखा है। दोस्तों होता क्या है कि मामला था सिर्फ और सिर्फ 304A का, बना दिया गया 304 में। 304B दहेज हत्या, उसकी एक जो पनिशमेंट है वो काफी अलग है। 304 में दो तरह की पनिशमेंट्स आती हैं, एक तो 10 साल तक की आती है, एक लाइफ टाइम की आती है, मतलब उम्र कैद की आती है। 304A की हम बात करें तो यहाँ तो थाने से ही आपको बेल मिल जाती है, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। एक तरफ जहाँ नेग्लिजेंस की बात करता है, किसी की डेथ हो गई, मृत्यु किसी की हो गई नेग्लिजेंसी की वजह से। एक और बात करता है नॉलेज इंटेंशन की वजह से 304 में। इस पर मैंने पहले कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप वो वीडियोस देखेंगे तो बहुत हद तक समझ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर 304B की बात करें, दहेज हत्या को ले आता है, तो यहाँ तो मामला और संगीन हो जाता है। पर यहाँ पर भी कई वकील साहब, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो गलतियां आप अगर ना करें तो मामलों को जल्दी से सुलटाया जा सकता है, जल्दी बेल हो सकती है, बरी हो सकते हो, इवन एंटीसिपेटरी बेल भी आपको मिल सकती है अगर आपको ये सब चीजें पता हो। और क्या गलतियां आपको बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, तीनों में सजा कितनी कितनी है उस पर भी हम बात करेंगे। और कब कौन सा मामला लगता है, कब कौन सा सेक्शन लगेगा, 304A कब लगेगा, 304B कब लगेगा, और सिर्फ 304 का पैरा 1 और पैरा 2 कब लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जो गलतियां, 3 गलतियां आप करते हो उसके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको अवेयर किया है बेल कैसे लेंगे, एंटीसिपेटरी बेल कैसे लेंगे, किस तरह से हाई कोर्ट जाएंगे, बेल लगाएंगे या क्वैश करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट किस तरह जाएंगे। बहुत बार मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस को भी आपके साथ साझा किया, हाई कोर्ट के एक्सपीरियंस को भी साझा किया। पर यहां पर 304 के जो ये सेक्शंस हैं, 304A, 304 और 304B, इन तीनों में ही अलग अलग सजा का प्रावधान है। जहां एक और हम अगर 304 की बात करें, सिर्फ 304 की बात मैं कर रहा हूं, अभी A और B को हम नहीं लेकर आ रहे हैं, सिर्फ 304 की अगर आप बात करते हो, यहां पर पैरा 1 और पैरा 2 है। पैरा 1 में क्या होता है कि आपको जो सजा है, मतलब कि यहां पर इंटेंशन शो होती है, किसी इंसान की मृत्यु हुई और इंटेंशनली किसी को मारा गया, तो ऐसे में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है और यहां पर कंपाउंड नहीं होगा। वहीं पैरा 2 में बात करें, 10 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। वहीं एक और अगर हम बात करें सिर्फ नेग्लिजेंसी के बारे में अगर बात करें, तो यहां पर सजा 2 साल तक की होगी, 2 साल तक की सजा का ही इसमें प्रावधान है। और वहीं अगर हम बात करें 304B की, तो उसके अंदर भी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। अब बात करते हैं 3 गलतियां जो आप लोग करते हो। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, किसी पर भी इस तरह का कोई केस हुआ है, ये गलतियां आप ना करें जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहली गलती, मामला अगर 304 में दर्ज हुआ या 304B में दर्ज हुआ और मामला सिर्फ बन रहा था 304A का, मतलब कि किसी इंसान की जो मृत्यु हुई वो सिर्फ नेग्लिजेंसी की वजह से हुई, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंसी, तो ऐसे मामले में तो थाने से ही बेल लेने का प्रावधान है। ऐसे मामलों को 304B बना देना या 304 बना देना, ये एक अलग चीज है। इन चीजों को आपके वकील साहब ही कोर्ट में जाकर प्रूव करेंगे कि मामला ऐसा नहीं है। इसके लिए वकील साहब को पूरी घटना के बारे में डिटेल में बताओ, और वकील साहब को भी FIR को डिटेल में पढ़ना चाहिए। अगर चार्जशीट भी आ चुकी है, चार्जशीट को डिटेल में पढ़ो, और साथ में ही जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी क्वालिटी है वकील साहब की, उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में उसको पेश करो। और मामला 304A पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी बेल नहीं होगी, सालों साल आपको जेल में रहना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे मुद्दे की, जो गलतियां आप लोग करते हैं। मामला बनना चाहिए 304A का, मामला बना 304 में, 304 का पैरा A या पैरा B, 304 का पैरा 1 या पैरा 2, या फिर 304B में चला गया। अगर मामला सिर्फ 304A का है तो मामले को क्वैश कराने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर क्वैश कराने आप गए हो, हाई कोर्ट क्वैश नहीं भी करता है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपनी बात को रखो, क्योंकि मामला गलत दर्ज हुआ है। इवन अगर चार्ज फ्रेम भी गलत दर्ज हो जाए तो उसके लिए रिवीजन आप जा सकते हो। आप ये मत सोचो पूरा ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद ही को डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है। इन मामलों के लिए क्वेश्चनिंग पर आपको जाना चाहिए, और अगर गलत तरीके से रिपोर्ट पुलिस ने बनाई है तो उसका भी आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए।
उसके अगेंस्ट आपको आवाज उठानी चाहिए अपनी। आपके वकील साहब हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट रिट भी लगा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन पर तो आप जा ही सकते हो, आपको पता नहीं होता, इसलिए आप ये सब जो प्रोसेस है वो फॉलो करते नहीं हो। आपको करना चाहिए, अगर नहीं करोगे चार्जशीट लगेगी, उसके बाद जब तक 5, 7, 10 महीने हो जाएंगे जेल में रहे हुए इंसान को, उसके बाद आप बेल करवाओगे, बाद में चार्जेस तक फ्रेम हो जाते हैं सेशंस कोर्ट में। जो चार्जेस फ्रेम नहीं होने चाहिए थे, चार्जेस भी फ्रेम हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस आप सभी को यह है कि जब चार्जेस लगते हैं या फिर जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस आपको सीधा अरेस्ट करने को निकल चुकी है, तो ऐसे में बेल लेना एक अलग चीज है। आप जाकर क्वेश्चन में भी जा सकते हो और बता सकते हो कि इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, सामने वाला मर गया, 304A में होना चाहिए और यहीं से मुझे बेल दी जानी चाहिए और मामला ये गलत दर्ज हुआ है। ये रेमेडी भी आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, जो आप गलती करते हो ऐसे मामलों में। दोस्तों आपने जैसे ही मान लीजिए बेल लगाई, आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं सेशंस कोर्ट में, या फिर आपने रेगुलर बेल लगाई सेशंस कोर्ट में। अब आप चार्जेस फ्रेम कराने के लिए गए तो चार्जेस भी फ्रेम 304 में कर दिए गए सेशंस कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है, जो सेक्शन आप पर लगना चाहिए था 304A वो नहीं लगा, 304 लगा, या फिर दूसरे कुछ सेक्शंस यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए गए। अब इंसान आपका जेल में है, सेशंस कोर्ट बेल लगाई, आप हाई कोर्ट जा ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो पहले मैं जो विटनेसेस होंगे उनकी गवाही करवा दूं। ऐसा आप इंतजार मत कीजिए, आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट भी अगर आपकी बात को ना सुने, आपकी सुनवाई हाई कोर्ट में भी ना हो, बेल डिसमिस हो जाए, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जब जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ऐसे केसेस को लेकर, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है, बेल भी होती है, इवन कई बार तो एफआईआर क्वैश भी होती है। तो ऐसे में आपको प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से अगर मेरी एक बार बेल खारिज हो गई तो दोबारा नहीं जा पाऊंगा। बिल्कुल जा सकते हो, जैसे ही क्रॉस हो गया, मतलब चीफ एंड क्रॉस विटनेसेस का हो गया, दोबारा जा सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक कोर्ट में कितनी बार आप बेल लगा सकते हो। बेल 10 बार भी लगा सकते हो, सिर्फ आपके ग्राउंड्स अलग होनी चाहिए। ग्राउंड्स अलग है तो आप बेल बिल्कुल लगा सकते हो। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का सवाल आपके अगर दिल में है 304 को लेकर, 304B को लेकर, 304A को लेकर, या किसी भी दूसरे ऑफेंस को लेकर, कोई भी एफआईआर को लेकर, एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, रेगुलर बेल को लेकर, या कोई भी सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में उन सवालों को पूछें। या फिर अगर आप कुछ सजेशन चाहते हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बरी हो सके, बेल मिल सके, या फिर आपका केस खत्म हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो? हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।